नमस्कार। कड़ाका इस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी ने आप सभी के लिए अभ्युदय नाम का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है 69 बीपीएससी के लिए। तो इसी सीरीज में एक बार फिर से मैं इकोनॉमी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ में कि हम जीडीपी जीएनपी ये सभी देखते हैं कि भाई क्या होता है। इसके अलावा हम थोड़े बहुत देखेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे जैसे स्टॉक क्या है, वेरिएबल क्या है। इसके साथ जो है इस सेशन को हम जो है देखेंगे कि भाई आखिर और कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है जिससे आपको डील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात की जाए कि भाई कौन कौन से सेक्टर जो है वो इकोनॉमी में प्रिवेल करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी को हम मेनली तीन तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा जो है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, जिसका आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये है जिसमें कि काफी एक वैसा सेक्टर होगा जो कि क्या करेगा, प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्रीकल्चर है, अभी एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एक ग्रास रूट लेवल पे खेती होती है, उससे जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या उसका फर्दर प्रोसेसिंग करके और भी कुछ प्रोसेस चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सेक्टर्स प्राइमरी हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो है इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसी में मैंने मान लो वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू ऐड बहुत से तरीकों से हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लें तो ये वैल्यू ऐड कैसे होगा, वैल्यू ऐड होगा मान लो किससे, प्रोसेसिंग से। अरे दूध है, उसको मैं क्या बनाना चाहता हूं, अभी मिठाई बनाना चाहता हूं उससे, तो दूध को मैंने क्या किया, कॉटेज चीज में मान लो कन्वर्ट किया, उसके बाद से हमने क्या किया, एक फीड प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो ये जो प्रोडक्ट निकला वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, ये होगा हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है हमेशा प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल का होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी सेकेंडरी सेक्टर है, ऑब्वियसली इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, ये सभी चीजें आएंगी, लेकिन अगर कोई भी सेकेंडरी सेक्टर है तो आपको गौर ये रखना है कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा कौन प्रदान करेगा, उसको प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब क्या है भाई, टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में हम ऐसे चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजों को स्टडी करेंगे जो कि जनरली आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आएगा। वो थोड़े एक अलग लेवल पे इकोनॉमी होगी जिसमें कि हम मेनली क्या करेंगे, सर्विस बेस्ड जो है चीजें प्रोवाइड करेंगे, जैसे टूरिज्म हो गया या आईटी प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है कि भाई प्राइमरी गुड्स वो होंगे या प्राइमरी सेक्टर्स जो है उन गुड्स को डील करेगा जो कि ग्रास रूट लेवल पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी सेक्टर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा। ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है, इंडस्ट्री आ सकता है, आप कह सकते हैं क्या आ सकता है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आती हैं। और टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी सर्विस बेस्ड मेनली आप देखेंगे प्रोडक्ट होते हैं, आईटी एक्सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टूरिज्म कह सकते हैं। तो ये सभी जो है आपके टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन याद रखना है। अब बीपीएससी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई माइनिंग क्या है, फिशिंग क्या है, किस सेक्टर में आता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा भाई फिशिंग जो है किस सेक्टर में आएगा, या मैंगो से जो हम क्या कर सकते हैं, उसके पल्प से जो जूस बनाते हैं वो आखिर किस में आएगा। तो जूस जो बना रहे हैं वो ऑफकोर्स सेकेंडरी सेक्टर में आएगा क्योंकि हम वहां पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। टूरिज्म आपसे पूछ देगा कि भाई क्या होता है, तो वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही सिंपल इसमें पूछे। चलिए आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हमें पढ़ना है, जीडीपी वगैरह पढ़ना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ टूल्स होने चाहिए जो हमें पहले समझ में आ जाए कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। या अभी मैं जो बता रहा था कि तीनों सेक्टर्स जो है कैसे कैसे डील कर रहे हैं हम लोग। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि मान लो कि तुम कोई भी एक सामान बना रहे हो और उस सामान को बनाने में जो जो चीजें आपके उपयोग में आएंगी, जो जो फैक्टर्स उपयोग में आएंगे वही क्या कहलाएंगे, उस प्रोडक्शन के फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे मान लो तुम्हें कोई भी एक गुड जो है प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए। अब लैंड जो है वो कैसे भी आप देख सकते हो, उस पर आप जो है इंडस्ट्रियल कोई सेटअप जो है वो स्थापित करोगे ना भाई, उसके लिए तो लैंड चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए भाई, लेबर चाहिए। ऑफ कोर्स
जब तक लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। इसके अलावा आपके पास पैसा होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपके पास इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 जो है आपके बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों में को आप जोड़ करके ये जो एंटरप्राइज आप देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, ये जो बंदा है वो क्या करता है भाई, प्रोडक्शन फिर इनिशिएट, ठीक है, इकोनॉमी में। तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछेगा आपसे, बीपीएससी क्या पूछेगा कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो ये 4 चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप मगअप नहीं करोगे। तो इन तीनों को मिला करके ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, प्रोडक्शन में फिर योगदान स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जो फैक्टर्स हैं उनको भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इनको प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपेसिटी ऑफ टू वर्क, और जो कैपिटल गुड्स है, ठीक है, ये क्या होंगे, आपके प्राइमरी होंगे। तो आपके पास पैसा, उसे आप जो कैपिटल गुड्स खरीदोगे, ये आपके क्या होंगे, प्राइमरी फैक्टर्स होंगे। लेकिन मटेरियल जो भी होगा या एनर्जी होगा, ये सेकेंडरी फैक्टर होगा, क्योंकि ये लैंड, लेबर और कैपिटल से ही क्या कर सकते हैं, हम निकालते। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मेनली आपको ध्यान में जो है ये 4 चीजों को रखना है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा। अच्छा, जो कैपिटल है उसके अलग अलग फॉर्म होता है। आप पूछेगा सर ये कैपिटल क्या है, ऑफ कोर्स कैपिटल जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो पैसा हो सकता है। इसके अलावा आप फिजिकली कुछ ऑफ कोर्स पैसा लगा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी नॉलेज या स्किल होती है, वो भी कैपिटल में आती है। तो आप कैपिटल से यहाँ बस पैसा मत समझिए, ये सभी टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इवन सिविक, ये सारे कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये काफी ध्यान से समझने की जरूरत, ठीक है जी। अब समझते हैं, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि सिंपल सा काफी मैं आपके लिए लेकर गया हूं समझने के लिए, कि ये मान लीजिए एक लेबर, ये लैंड, ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जो व्यक्ति आप प्रोडक्शन असल में करवा रहा है, और ये आपका हो गया कैपिटल। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बता रहा था, मशीनरी हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ऐसे आपको ये चीज ध्यान में रखनी, ठीक है। यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं भाई क्या है। अब समझते हैं कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, वो आप देख लीजिए। जब आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो आपसे पूछा जा सकता है, बीपीएससी आपसे पूछ सकती है कि भाई प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी गुड्स का मतलब सिंपल सा ये है, जो प्राइमरी एक्टिविटी से हो। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी से क्या होता है भाई, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी था, हम लोग देख रहे थे जब हम लोग सेक्टर देखे थे अभी जस्ट। फिशिंग था, डेयरी बिजनेस था। तो ये सभी जो है ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। अब एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर से क्या निकाला आपने, व्हीट निकाला, अरे यही तो निकालते हैं, राइस निकाला है ना, फूड क्रॉप मतलब मेनली निकाला, या कैश क्रॉप निकाला, जो भी निकाला वो सब क्या होंगे, आपके प्राइमरी गुड्स हों, सिंपल, ठीक है। अब इनको आप क्या करते हैं, इन्हीं को आप प्रोसेस कीजिएगा, और प्रोसेस करके आप इसका वैल्यू ऐड करके और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। वही ये बात कह रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी गुड्स वो गुड्स होंगे जो पहले तो प्राइमरी एक्टिविटी, जो कि फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी वाला काम हो गया, इन सब से जो भी गुड्स निकलेगा ग्रास रूट लेवल पे, वही कहलाएगा आपका प्राइमरी गुड्स। और इनका फर्दर क्या करिएगा, जब प्रोसेसिंग कीजिएगा, वैल्यू ऐड कीजिएगा, तो क्या हो सकता है, वो और भी गुड्स में बदल सकता है फर्दर, ठीक है। जैसे व्हीट को हम क्या कर सकते हैं भाई, मिलिंग करके आटा बना सकते हैं, हमने वैल्यू ऐड कर दिया, आटा बन गया वो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब इंटरमीडिएट गुड क्या होगा कि भाई ये जनरली क्या होता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। इंटरमीडिएट गुड का मतलब यहाँ पे है कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। और सिंपल आप ये समझिए, कोई भी प्रोडक्शन होता है तो आपके पास 2 ही चीजें होती हैं। आपने एक तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो आपके पास आउटपुट एक मिला, कुछ भी आप कोई भी आप सामान बनाने जा रहे हैं, अभी मैं एग्जांपल दे करके समझाऊंगा अभी, तो आपके पास क्या आया, कोई ना कोई एक आउटपुट आया ना।
लेकिन उसके पहले जो गुड्स यूज हो रहे होंगे वही क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक टी स्टॉल पे जाते हैं और वहां पे चाय बन रही होती है। अब चाय बन रही होती है तो बड़ा ही सिंपल सा आप देखते हो कि चाय वाला क्या करता है, उसमें क्या डालता है भाई, चाय बनाने के लिए दूध डालेगा, चीनी डालेगा, चाय पत्ती डालेगा, थोड़ी अच्छी चाय पीते होंगे तो थोड़ा बहुत इलायची डाल देगा। इन सभी को मिला करके वो आपको एक चाय पिलाता है, और जो आप पैसा देते हैं वो उस चाय के लिए देते हैं। मान लो 10 रुपए की चाय है तो आपने 10 रुपए उसको दिए, तो जो आउटपुट दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, चाय दिख रहा है। लेकिन उसको बनाने के लिए जो पहले के ये सामान यूज हुए हैं वही क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अच्छा, इसको समझो कि इसको हम पढ़ते क्यों है भाई, कि क्या इंटरमीडिएट है, क्या फाइनल गुड है। ये इसलिए भी जरूरी है कि मान लो कि जब चाय वाला चाय बना रहा था तो चीनी का पैसा, आपका जो चाय पत्ती है उसका पैसा, दूध का पैसा, वो आपने पहले ऐड कर लिया, और जो चाय बना उस समय भी आपने जो है उसको चूंकि 10 रुपए दिए तो उसने तो जोड़ करके आपसे लिए। तो आउटपुट में आपने जो चाय वाला है उसको तो पैसे दिए 10 रुपए, ठीक है, प्रोडक्शन जब हो गया उसके बाद। लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करने लगे अपने इकोनॉमी का जो कैलकुलेशन होता है, ग्रोथ या जीडीपी जो भी हम बात कर रहे हैं, तो वो डबल काउंटिंग होगी कि नहीं, कि पहले जब उसने डाला तभी भी वो कैलकुलेट हो गया, और आपने तो उसको जो पैसा दिया आउटपुट के फॉर्म में जो आया बन करके उसमें भी वो कैलकुलेट हो गया। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे भी, जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं इंटरमीडिएट गुड्स को हटा देंगे, क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो वो चाय बन के आ रहा है, तो बस हम चाय को देख लेंगे। हम फिर चीनी, क्योंकि उसमें तो उसका वैल्यू ऐड ही है ना, अरे चीनी मिलाया तभी तो चाय बना है, तो बस चाय को हम देख लेंगे, फिर दोबारा चीनी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। कि इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स मैं आगे बताऊंगा कि माइनस करते हैं, और इसलिए समझना जरूरी है इंटरमीडिएट गुड्स आखिर क्या होता है और फाइनल गुड क्या होता है। तो सिंपल सा बात यह है कि कोई भी रॉ मटेरियल या इनपुट जब आप डालते हो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में और कोई आउटपुट एक निकलता है, फाइनल गुड बन के निकलेगा, जिसमें कि ये चाय था, तो उसका इंटरमीडिएट जो गुड्स होगा वही रॉ मटेरियल होगा जो आपने चाय बनाने के लिए डाला था, जैसा चाय पत्ती, दूध, है ना, इलायची, ये सब जो मैं बता रहा था। समझ में आ रही है बात। तो इंटरमीडिएट गुड्स ये हुए। फाइनल गुड क्या हुए कि जो आप यूज करेंगे, आप चाय पत्ती डायरेक्ट नहीं खा रहे थे, आपने उसका चाय बनाया, फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वैसे गुड्स जो आप क्या करते हैं फाइनल यूज के लिए रखते हैं, वो फिर फर्दर इकोनॉमी में आगे नहीं बढ़ता है। अब चाय से आप कुछ थोड़ी बनेगा, चाय तो आप पी जाइएगा ना, तो वो आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है, उसी लिए इसको क्या बोलते हैं भाई, फाइनल। ठीक है, फाइनल गुड्स का मतलब ये होता है कि भाई वो सामान जिसका कि फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप एक और बात समझिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, वैसे क्लोथ्स हो गए, कोई भी मशीन हो गई, हमने चाय का भी जैसे एग्जांपल अभी दिया। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो फर्दर इकोनॉमी का जो भी प्रोसेस है उसमें फिर आगे नहीं बढ़ता है, मतलब उसको प्रोसेस करके हम और दूसरा सामान नहीं बना सकते हैं, वही फाइनल गुड्स है, सिंपल। ठीक है, तो आइए समझते हैं भाई कि कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स जो है वो क्या होती हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि फाइनल गुड्स दो प्रकार की होंगी, एक कैपिटल और एक कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स वैसे आइटम्स होंगे जिनका, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है, या ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटी जिसको एक कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, उनका फर्दर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी यूज नहीं होगा, तो वैसे आइटम्स को हम क्या बोलते हैं भाई, कंज्यूमर। जैसे चाय, अभी हम चाय का मैंने एग्जांपल दिया, या इसके अलावा और भी जैसे कपड़े होते हैं। अगर आपने एक बार कपड़ा जो है कोई ले लिया तो फिर आप उसका फर्दर जो है क्या करिएगा, उसका प्रोसेसिंग करके कुछ और सामान थोड़ी ही बना सकते हैं, उसका यूज करके कोई क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो वैसे गुड्स जो है क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या होगा कि भाई वैसे गुड्स जो कि पहले तो ड्यूरेबल होंगे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक टिकेंगे, दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका यूज होगा, वो अपने आप में क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि उनका यूज नहीं होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लेकिन उसको प्रयोग करके हम और सामान तो बना सकते हैं। जैसे कोई भी मशीन है,
वो मशीन तो फाइनल गुड हो गया, अब उसका फर्दर इस्तेमाल नहीं होगा इंटरमीडिएट गुड की तरह की, उसका यूज करके कोई और आप मशीन बना दीजिए। लेकिन वो उस मशीन से आप क्या बना सकते हैं, लगातार कपड़ा तो बना सकते हैं। मान लीजिए कोई स्पिनिंग मशीन हो गया, तो आप समझ रहे हैं बात। तो वैसे गुड्स जिनका उपयोग करके हम प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर और सामान बना लें, उन्हीं को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और वैसे गुड्स जिनका फर्दर यूज नहीं हो सकता है सामान बनाने में, उसका सीधे कंजम्पशन होगा। जैसे चाय था, उससे आप कुछ और नहीं बना सकते हैं आप चाय के मदद से, इसीलिए उसको कंजम्पशन गुड्स बोल रहे थे। और चूंकि मशीनरी टूल्स वाले आइटम जो है उनका प्रयोग करके आप कुछ और भी बना सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू, को बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल गुड्स। ठीक है, और ये ड्यूरेबल होते हैं, इसका ध्यान रखिए कि थोड़े से ड्यूरेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, देखिए गौर से कि वैसे आइटम्स जिनका हम क्या करते हैं भाई, ऑफ कोर्स कंजम्पशन करेंगे, लेकिन वो ड्यूरेबल नेचर के होंगे, तुरंत जो है समाप्त नहीं हो जाएंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, अरे वॉशिंग मशीन आप लाते हैं तो इसका उपयोग बहुत दिन तक करते हैं ना। टीवी हो गया, तो इसको आप इस्तेमाल करके कुछ बना नहीं सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो ऑफकोर्स ये कंज्यूमर गुड्स ही है। लेकिन ये ड्यूरेबल गुड है, ये बहुत दिन तक टिकेगा आपके पास। ठीक है, आपकी इसका उपभोग बहुत दिन तक कर पाइएगा आगे, इसलिए इसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, आपसे बीपीएससी ऐसे ही कुछ कुछ पूछेगा तो फंसाने के लिए पूछ सकता है कि भाई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। अभी कंज्यूमर गुड्स में ही दोनों आइटम है, लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है वो क्या है, बहुत दिन तक रुकेगा आपके पास। ठीक है, चाय तो आप तुरंत पी गए, लेकिन वॉशिंग मशीन जो है आपको सेवा देते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि भाई क्योंकि ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ग्रोथ क्यों जरूरी है, ग्रोथ को स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि भाई ग्रोथ को स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है कि मान लो कि कोई भी पॉलिसी बन रही है, या अपने इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, उसके बाद से हमारे पॉलिसी मेकर जो है कुछ कुछ गोल डिसाइड करते हैं। जैसे कि नीति आयोग का ही आप पढ़ते होंगे कि भाई वो जो है क्या करता है, 15 साल का एक विजन उसके पास होता है, 3 साल, 7 साल, 15 साल आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटजी वाला, आपके पास एक फ्रेमवर्क उसके पास होता है एक्शन प्लान वाला, फिर एक विजन होता है। तो आप कोई भी मान लो गोल डिसाइड कर रहे हो कि भाई 2025 तक जो है इंडिया को क्या बनाना है, मान लो हमने एक गोल डिसाइड किया कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी, तो आपने ये गोल डिसाइड तो कर दिया, लेकिन उस ट्रैक पे आप हैं कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, ये तब डिसाइड होगा जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको मापिएगा कंटिन्यूअसली, कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। 2025 तक अगर आपको तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, तो किसी इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि भाई आपको 9% का ग्रोथ रेट जो है हर साल क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई मेजरमेंट का सिस्टम ही नहीं है को मापने का, तो पहला इसलिए है कि हमने जो भी गोल डिसाइड किया है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, उसको हम अचीव कर पाए। ये बात समझ में आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये जीडीपी यूडीपी तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, पहले ये तो समझो कि आखिर पढ़ क्यों रहा है, क्यों जरूरत क्यों है इसकी। तो पहली जरूरत तो ये है कि भाई अपने गोल्स को हम डिसाइड करते हैं, और वो कैसे अचीव होगा इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट। दूसरा कि हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं, क्या हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और उस ग्रोथ के चलते हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो काफी तेजी से डिप्लीट हो रहा है, या उसके चलते पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसको भी तो यही बताएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हम जीडीपी जीएनपी जो भी कैलकुलेट आगे करेंगे, यही तो बातचीत करेंगे, इसी के थ्रू तो करेंगे हमेशा। या फिर हमारा ग्रोथ रेट काफी स्लो है और भी ग्रोथ रेट तेज करने की जरूरत है। तो इसलिए मापना जो है, मेजरमेंट जो है जरूरी है। अपनी अर्थव्यवस्था का जो विकास है इसलिए जरूरी होता है माप। आगे देखते हैं कि भाई हम जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐसे सिचुएशन से भी क्या कर सकते हैं, देखते रहते हैं कि भाई हमारे इकोनॉमी में महंगाई कितनी है या सुस्ती कितनी है,
और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। फिर जैसे आगे मैं बताऊंगा भी कि जनरली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन उसके साथ साथ बढ़ेगा, ये एक जनरल ट्रेंड है। तो बीच में यही होता है कि भाई अपनी अर्थव्यवस्था जब नीचे जा रही होती है और कभी कभी उसी समय महंगाई ऊपर जा रही होती है, तो हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास एक तरह से एक सिरदर्द हो जाता है कि भाई अपनी इकोनॉमी को फिर उठाएं कैसे, क्योंकि अगर इकोनॉमी को उठाएंगे तो महंगाई और ऊपर जा सकती है, कंज्यूमर्स को और परेशानी हो सकती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीजों को, तो इसलिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना जरूरी। इसके अलावा आप गौर से देखिए कि भाई अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो हम तीनों सेक्टर्स के ग्रोथ को देखेंगे कि भाई उस समय पढ़ रहे थे हम लोग प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ क्या है, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ क्या है। और उन तीनों सेक्टर्स के ग्रोथ को जब हम देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि आखिर ये बैलेंस तो काफी गड़बड़ नहीं हो रहा है। जैसे अभी सबसे मेजर हिस्सा किसका है, 60% के अराउंड जो है सर्विसेज का है, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत बैलेंस ऊपर नीचे हुआ है। कायदे में हमारी इकोनॉमी का जैसा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए था, क्योंकि जो स्किल सेट है पॉपुलेशन का वो क्या है, कैसा है, गौर से समझिए, वो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है। लेकिन अब चूंकि सर्विसेज का ज्यादा योगदान है तो ये थोड़े बहुत हमें फिर चिंतन करने की जरूरत है, और इसीलिए हम जोर भी दे रहे हैं कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाए थोड़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के तीनों का बैलेंस को जानने के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना जरूरी। समझ रहे हैं आप। आगे देखते हैं कि भाई कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है या पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है, उसको भी देखने के लिए आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई हम अगर इस दर से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, इस रेट से हमारा ग्रोथ होगा, तो भाई हम इतनी तेजी से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, या इतनी तेजी से हम गरीबी से लोगों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये पैरामीटर होगा तब तो। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है टैक्स के थ्रू, जब आप मेजर करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ चलो इतना पैसा आ रहा है, फिर इतना एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं। सरकार फिर ऐसे डिसीजन लेती है। बजट जो आता है वो इसी पे तो बेस्ड होता है मेनली, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जो कॉरपोरेट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को देख करके ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सभी जो है फंडामेंटल कह सकते हैं आप रीजंस हैं जिसके चलते हम इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे देखते हैं अब कि भाई अभी ग्रोथ मापने से पहले थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा हल्का सा हालचाल लेते हैं कि भाई कैसा है। सबसे पहले इंडिया, वैसे मैं पहले क्लास में बताया था, क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसमें स्टेट का थोड़ा बहुत से है। अभी भी स्टेट जो है कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर जैसे लिबरल इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, पूरी छूट नहीं है, थोड़ा बहुत जो है स्टेट का अभी भी होल्ड है। जैसे कि पीएसयूज अभी भी यहाँ पे काम कर रही हैं मेजर सेक्टर्स में, क्योंकि बेसिक एलिमेंट है इकोनॉमी, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो मेनली क्या है, आपकी पीएसयू के फॉर्म में अभी भी सरकार के अधीन है। प्राइवेट को ऑफकोर्स काफी छूट मिला 91 के बाद, लेकिन अभी भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, लगभग आधे से ज्यादा वर्कर्स जो है वो खेती में क्या है, अभी भी इंगेज्ड हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मेजर जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो किधर से हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, इसका मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है तो आप एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले ही इसका कंट्रीब्यूशन कम है इकोनॉमी में, क्योंकि इससे रोजगार बहुत लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी कम है यूएस के मुकाबले, ठीक है। और हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, परचेजिंग पावर पैरिटी में आपको मैं समझाऊंगा कि भाई एक बर्गर इंडिया में जो 250 रुपए का मिलता है वो लगभग 1000 रुपए का मिलता है कहां पे। परचेजिंग पावर पैरिटी अगर हम देखेंगे तो उसमें यही एग्जांपल सिंपल सा दिया जाता है कि मैकडी का जो बर्गर है उसको एक मानते हैं हम क्या, रेफरेंस पॉइंट, और उससे हम देखते हैं कि भाई एक बर्गर जो यहाँ पे 250 रुपए का है, सेम उसी टाइप का बर्गर जो है यूएस में कितना है, 4 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई
एक और फन फैक्ट है कि बॉलीवुड जो फिल्में बनाता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है जीडीपी को देता है। अब जब सिनेमा देखने जाते हैं तो भर भर के टैक्स लेता है आपसे गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे खूब सारा टैक्स वसूलता है, और बॉलीवुड जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है हमारे इकोनॉमी में देता है। इसके अलावा आप देखिए कि भाई आउटसोर्सिंग के लिए ये एक अट्रैक्टिव जगह है। 2000 की शुरुआत से ही भारत जो है मतलब कह सकते हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन बना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, बीपीओज के लिए, ठीक है। जो बीपीओज हैं जिसमें कि हम कॉल सेंटर्स बोलते हैं, मेनली आप कॉल सेंटर समझिए, सिंपल क्या कि भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको हल्का फुल्का ट्रेन करके इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करके इनको डाल दो कॉल सेंटर में, वो वहाँ के क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, यूएस, जर्मनी, यूरोप। तो ये जो देखा गया कि भाई इंडिया का इकोनॉमी इसीलिए तो और सर्विसेज में आगे आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो मिडिल क्लास है, इंडिया का मिडिल क्लास है, वो यूएस के मिडिल क्लास से बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब अगर उनका क्युमुलेटिव हम इनकम देखें या सेविंग देखें तो वो बड़ा होगा। ऑफ कोर्स चूंकि जनता ज़्यादा है, मिडिल क्लास का जनसंख्या काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे, तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हालचाल है अपने इंडियन इकोनॉमी का। अब समझते हैं हम लोग कोर कॉन्सेप्ट, जिसका कि आप सभी वेट कर रहे थे कि भाई जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोथ तुमको देखना है, इकोनॉमी का ग्रोथ तुमको मापना है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर या ऐसा आप जो है ट्रेडिशनल तरीका देखिएगा जिससे कि आपको ये तो पता चले कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है। अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जितना आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल, तो उसी को बताएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि भाई पूरे साल कितना ज्यादा जो है आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया इन टर्म्स ऑफ गुड्स, मतलब सामान कितना बनाया और सर्विसेज कितना बेचा, सिंपल सा बात है। और उसके जो आपने बेचा उसको आप किसी एक रेफरेंस, आपने कोई रेफरेंस पॉइंट रखा होगा भाई इस साल में इतना गुड्स और सर्विसेज आया, और फिर उससे आप देखते हैं कि हाँ भाई हमारा ग्रोथ जो है इतना। समझ में आ रही है बात? तो जीडीपी आप कह सकते हैं एक एलिमेंट्री प्रोसेस है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि भाई क्या प्रोडक्शन हो, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि कितना ग्रोथ हो, ठीक है। इसी चीज को हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के हिसाब, सिंपल। ये जो कॉन्सेप्ट है ये साइमन कुजनेट्स एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने दिया कि भाई नेशनल इनकम जो है हमें मापना चाहिए 1930 के अराउंड में, ठीक है। और नेशनल इनकम जो हम देखेंगे इसमें कि नेशनल इनकम इसीलिए क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि भाई लोगों का जो प्रति व्यक्ति, अभी अब देखेंगे कि नेशनल इनकम से हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है। तो ये इसलिए भी जरूरी था, और इसलिए इकोनॉमी का जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने ये बोला इसलिए जरूरी है, जो हम बता रहे थे उस समय कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम देखेंगे आगे कि ये सब मिल करके जो प्रोडक्शन करेंगे उन्हीं सबको तो हम अकाउंट करेंगे अभी, और उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। तो इसी को फिर जो है जीडीपी बोला कुजनेट्स ने कि भाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज गुड्स का, और उसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालने का ट्राई कर रहे हैं, वो जीडीपी, सिंपल। तो जीडीपी क्या होता है भाई, जीडीपी क्या होता है कि जो भी फाइनल गुड्स है, तो आप गौर करो जो मैं पढ़ा रहा था, इसीलिए मैं तुम लोगों को बताया था कि फाइनल गुड क्या होता है। अब समझ में आ रहा है? वो चाय, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, चाय पत्ती कैलकुलेट नहीं हो रहा है, दूध कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब जब हम लोग जोड़ेंगे जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या हुआ, एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और वो एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च मान लो होता है। अभी आपसे कभी भी बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जो टेरिटरी हमने यहाँ पे लिख दिया है वो क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो टेरिटरी ये भी हो सकता है जो कॉन्सुलेट है। अब आपको लग रहा होगा कि टेरिटरी का मतलब भारत का जो भी भूभाग है वो हुआ,
लेकिन अगर दुबई में अपना कॉन्सुलेट है और वहां पे कुछ काम हो रहा है, वहां से जो सर्विसेज हम दे रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है वो भी अपने जीडीपी में काउंट होगा। ये समझ में आ रहा है? इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशंस जो आपकी एयर इंडिया कर रही है मान लो, तो उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आपका क्या होगा, भले ही वो इंडिया के बाउंड्री में नहीं है, वो भी क्या होगा, टेरिटरी में आएगा और इसलिए वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको एकदम गौर से जो है ध्यान में रखना है कि टेरिटरी जो है यहाँ पे बस इंडिया का भूभाग नहीं, आपसे पूछ सकता है, वैसे नहीं, मतलब चांसेस कम है, यूपीएससी ने आई थिंक पूछा है, यूपीएससी नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको बस ध्यान में ये रखना है अगर इन केस एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि हाँ टेरिटरी का मतलब जो है इंडियन बस मेनलैंड की बात हो रही है, तो वो गलत होगा। जो भी कॉन्सुलेट समझते हैं ना, जो दूतावास टाइप का होता है, वहां पे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसके चलते आपका कुछ भी ऐसा सर्विस से पैसा आ रहा है तो काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो टेरिटरी में आता है। फ्लाइट ऑपरेशन एयर इंडिया के द्वारा भी काउंट होगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, अब मेथड कैसे हम निकालते हैं भाई जीडीपी निकालने के लिए, तो दो मेन है, वो वही बस ध्यान में रखिए। बीपीएससी आपसे सब कुछ नहीं पूछने वाला है, लेकिन आप समझ लीजिए पहले कैलकुलेट कैसे होता है। सिंपल है कि भाई जीडीपी मार्केट प्राइस पे आपको कैलकुलेट करना है। मार्केट प्राइस का मतलब कि कोई चिप्स का पैकेट है जो आप सामान खरीदने गए मार्केट में, आपको 5 रुपए का मिला, उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, सिंपल। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी आप देख रहे हैं, उसमें क्या होगा, एक ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा बेसिक प्राइस पे, और उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडी को हटाएंगे। ठीक है, अब जीबीए यहाँ पे क्या है भाई कि जो भी आउटपुट है उसमें आपने क्या माइनस किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसी की बात मैं कर रहा था। जीबीए पहले समझो, जीबीए यहाँ पे क्या है, उस चाय का एग्जांपल लो जो मैं शुरुआत में बता रहा था कि जो आउटकम आया आपका टी, उसमें आप क्या माइनस कर रहे हैं, जो टी लीव्स हैं, समझ में आ रहा है, अरे यही तो था इंटरमीडिएट, शुगर था प्लस मिल्क था, क्लियर हुआ, यही ग्रॉस वैल्यू आपने ऐड किया ना चाय बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी जीवीए को जब हम जोड़ते जाते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाता है, सिंपल। और उसके साथ साथ एक और चीज होती है कि हम जो है एक टैक्स को देखते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट लगाती है। अरे जीएसटी लगाएगी ना, जीएसटी लगा दी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ कुछ सामानों पे सब्सिडी भी दे देता है, जैसे फर्टिलाइजर। अब सिंपल समझाते हैं आपको, इस फॉर्मूले को आप समझ जाइएगा। मान लो फर्टिलाइजर बनाने के लिए कुछ केमिकल का रिक्वायरमेंट हुआ, तो वो केमिकल क्या हुआ भाई, यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उस केमिकल का यूज करके आपने क्या बनाया, एक 100 रुपए का खाद बनाया, उसको आप जोड़ रहे हैं, ऑफकोर्स यही बेसिक प्राइस है उसको बनाने का। हमने गौर कीजिए, इसको घटा दिया है तभी आया है जीबीए। ठीक है, उस केमिकल के दाम को घटा करके बस बोरे का अगर देखिए गौर से, तो बोरे का जो प्राइस आया निकल के वो 100 रुपए आया। अब उस 100 रुपए पे मान लीजिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, 5 रुपए का एक टैक्स लगा देती है, जीएसटी। लेकिन फिर सरकार कहती है कि नहीं, किसानों को चूंकि देना है तो 1 रुपए क्या कर रही है, 1% का सब्सिडी दे रही है। समझ रहे हैं आप? तो जो ये टोटल जोड़ करके आएगा यही जीडीपी कहलाएगा, सिंपल। चाय का भी सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने क्या किया, जब चाय बनाया तो 10 रुपए का जो चाय मिला आपके हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में, वो तब मिला कि मान लो कि 8 रुपए जो है वो बेसिक प्राइस होगा उस चाय वाले के लिए। उसके बाद से आपने क्या किया कि भाई आपने, सरकार ने उस पर कुछ टैक्स लगा दिया और सरकार ने एक सब्सिडी भी दे दी, उन सबको घटा बढ़ा करके आपके हाथ में एक 10 रुपए की चाय आई। अब उसी चाय को आप जब जोड़ते जाइएगा, ऑफकोर्स चाय के अलावा और भी जो सामान ऐसे ही क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, इन सबको आप जोड़िएगा तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, और ये मार्केट प्राइस पे आएगा जो आप मार्केट में खरीदते हैं, सिंपल। ठीक है जी, चलो ऐसे ही मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा भी है कि जब आप क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो आपके पास मिल्क, शुगर, टी लीव्स जो है इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और उसी का आप जो है वैल्यू ऐड करके चाय बना रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं
कि भाई ये तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड हो गया, हम वैल्यू ऐड कर रहे थे, सब चीजों में हमने वैल्यू ऐड किया, उसमें टी लीव्स में भी ऐड किया, शुगर का भी वैल्यू ऐड किया और मिल्क का भी वैल्यू ऐड किया, तब हमें क्या मिला, एक टी मिला। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि भाई जीडीपी किसके बराबर होता है, पीएफसी, सबका कोड का मतलब है जीएफसीएफ, जीएफसीई एक्स माइनस एम और चेंज इन स्टॉक प्लस वैल्यूएबल। अब ये ऐसे परेशान मत रहना कि ये सब क्या कोड लिखा हुआ है, भाई क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा है भाई। जीएफसीई का मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट का जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, सिंपल, उसको बस हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट कहाँ देगी भाई, सैलरी देगी पब्लिक सर्वेंट को, मान लो मिलिट्री के लिए वेपन खरीदेगी, तो गवर्नमेंट के खर्चे यही तो हो रहे हैं मेन इकोनॉमी में। इसके अलावा प्राइवेट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, हम जो है बाहर खाना खाने जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट खर्चे, एक गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है, हम ऐसे अब बांट रहे हैं इकोनॉमी को। इसके अलावा आप देखिए कि कोई भी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि हमने कोई पैसा ऐसे जगह लगाया जिससे कि हमें फिर फर्दर वो पैसा देता रहे। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, हमने कोई मशीनरी खरीद लिया तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही तो है, उसमें पैसा मिलेगा। जैसे आपने घर बनवा दिया, घर से आपको रेंट मिल रहा है, तो वो भी तो पैसा अकाउंट होगा इकोनॉमी में। इसके अलावा कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। जैसे इंडिया ही क्या करता है, क्रूड ऑयल मंगाता है और उसको रिफाइन करके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बेचता है, रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है। तो इन दोनों को माइनस करके जो पैसा आएगा वही क्या होगा, आपका नेट एक्सपोर्ट माइनस जो इंपोर्ट आइटम है वही तो होगा। ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं सबको, इसके अलावा चेंज इन स्टॉक और जो वैल्यूएबल्स है इनमें हम देखेंगे, स्टॉक और वेरिएबल सब देखेंगे अभी गौर से। लेकिन आप ये समझिए कि इन सभी को जोड़ेंगे तो अपना जीडीपी मिलेगा। एक्सपेंडिचर मेथड बस ये बोलते हैं। बीपीएससी आपसे सब कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड डिफरेंट कैसे होता है। उसमें हम क्या कर रहे थे कि इंडिविजुअल गुड्स का वैल्यू एडिशन बस देख रहे थे। इसमें हमने अलग अलग तरीके से बांट दिया है कि पैसा कैसे आ रहा है इकोनॉमी में। एक तो गवर्नमेंट खर्च करिए, दूसरा हम खर्च कर रहे हैं, तीसरा हम कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं, चौथा जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कमा रहे हैं पैसा, और इन सभी को जोड़ दे रहे हैं, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक और टर्म है ग्रॉस नेशनल, यहां पे जी के जगह डी के जगह पे नेशनल आ गया है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव डोमेस्टिक के टर्म में तो हुआ है कि जो अभी टेरिटरी के अंदर हो रहा था उसकी जगह पे कुछ और चीजें बदली हैं। तो यही समझते हैं कि भाई जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि जीडीपी में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अरे सिंपल सी बात है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे जो भारत के लोग हैं, जो राष्ट्र के लोग हैं, उनका क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या प्रोडक्ट। अभी इंडिया में मान लो कि यूएस का एक रेसिडेंट जो है काम कर रहा है और इंडिया में काम करके वो पैसे यूएस में भेज दे रहा है, तो वो तो अपने यहाँ का क्या है, पैसा नहीं है, वो अपने यहाँ का नेशनल थोड़े ही है, तो जीएनपी में उसका योगदान नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्री में इवन बिहार से सबसे ज्यादा जाते हैं, केरला से ज्यादा आते हैं, वहां जाकर के बहुत से ब्लू कॉलर वर्कर जो है क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और वो रेमिटेंस के फॉर्म में लगातार यहाँ पे पैसा भेजते रहते हैं। तो वो तो इंडिया की टेरिटरी में नहीं है जो हम कैलकुलेट कर रहे थे जीडीपी, लेकिन वो हमारे देश के लोग तो हैं, वो पैसा तो कमा रहे हैं, तो उनका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में हम करें। ठीक है, तो जो पैसा वो भेज रहे हैं और जो पैसा यूएस का रेसिडेंट भेज रहा है, तो उनका पैसा में से यूएस का जो रेसिडेंट का पैसा उसको माइनस कर देंगे तो सिंपल ये आ जाता है, ब्रॉडली अगर हम समझे तो। ठीक है, यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जो गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, और फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो यूएस का नागरिक यहाँ पे काम कर। सिंपल यही है लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
ठीक है, अब समझिए कि वैसे आइटम्स जो कि अकाउंट होते हैं, अभी मैंने थोड़ा और रिफाइंड आपके लिए कर दिया। सबसे पहले प्राइवेट रेमिटेंस, जो मैं बता रहा था कि बाहर में जो हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं वो पैसा भेजेंगे, और यहाँ पे कुछ विदेश के लोग काम कर रहे हैं वो बाहर पैसा भेजेंगे, उन्हीं को जब माइनस कर लेंगे तो वही नेट रेमिटेंस कहलाएगा, प्राइवेट रेमिटेंस। इसके अलावा जो इंटरेस्ट लगता है एक्सटर्नल लोन पे वो भी अकाउंट होगा ना जी, ठीक है, कि जो नेट आउटकम जो होगा इंटरेस्ट पेमेंट का, जो आप बाहर से पैसा उठाए हुए हो वो भी तो होगा। इसके अलावा जो एक्सटर्नल ग्रांट, बाहर से कोई पैसा दे दिया आपको, आईएमएफ दे दिया, वर्ल्ड बैंक दे दिया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक दे दिया, वो भी पैसा तो काउंट होगा। तो इन सभी को मिला करके जो है हम क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते, ठीक है। तो गौर से देखिए, इसमें हम लोग को बेसिकली ये जानना था कि भाई इंडिया के जो लोग हैं वो आखिर कितना जो है क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं इकोनॉमी में, इसलिए हमने जीएनपी निकाला। अब आप पूछिएगा सर इसका जरूरत क्या था, इसलिए जरूरत था कि फिर इसी से तो नेशनल इनकम हम निकाल पाएंगे। अगर नेशनल इनकम हमें निकालना है तो कैसे निकालिएगा कि भाई राष्ट्र के लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा नेशनल इनकम, सिंपल सी बात है। एक और चीज आता है, जैसे कि मैंने बताया नहीं आपको, जीडीपी में जब आप डिप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा तो आता है आपका क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बस इसको आप ध्यान में रखिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप जब डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा तो वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। जैसे आपने कोई भी मशीन खरीदा, आज मशीन की वैल्यू जो है 100 रुपए है, लेकिन मशीन जब चलना स्टार्ट होगी तो उसमें वियर एंड टियर होगा, अरे यूज होगा तो ऑफकोर्स वो थोड़ा बहुत क्या होगा, उसमें उसका जो वैल्यू है वो घटेगा धीरे धीरे समय के साथ। तो वही जो है डिप्रिसिएशन कहलाता है, जिसको हिंदी में घिसावट भी बोलते हैं। तो उसके चलते जो है उस मशीन का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। मशीन छोड़ो, तुम मान लो आज एक कार खरीदते हो, आज तुमने कार खरीदा और 5 दिन के बाद तुम बेचने चले गए, तो आपने अगर 8 लाख रुपए की कार खरीदी है तो आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे, वो तुरंत जो है डिप्रिशिएट करके आपको 1-1.5 लाख कम करके ही देगा पैसा। तो हम लोग जब बात करते हैं कि हाईली डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सामान, उस सामान की बात की जा रही है जो कि खरीदते ही उसकी वैल्यू काफी तेजी से नीचे आती है। जैसे मोबाइल हो गया, हाईली डिप्रिशिएटिंग एसेट, खरीदते हो 50,000 का मोबाइल, जब एक्सचेंज करने जाते हो आपको 10,000 रुपए नहीं देते हैं वो लोग, 40,000 रुपए आप खत्म हो गए एकदम से, वो डिप्रिशिएट कर गए, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल बोल रहा हूं मैं, नेट डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिप्रिशिएशन आपसे इन केस पूछा तो आप बता ले जाइए। अब नेशनल इनकम देखते हैं, सिंपल कि नेशनल इनकम क्या है, जो हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे थे, कि हमने अभी क्या कर लिया है भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया है। कैसे, अभी हमने जस्ट जीएनपी निकाला था, कैसे निकाला था भाई, सब स्टार्ट से देखो, जीडीपी में से हमने डिप्रिशिएशन माइनस किया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया। इसमें हमने क्या किया भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सिंपल। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, तो सरकार ने लगाया है, और सब्सिडी को जो है जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना नेशनल इनकम जाएगा। बड़ा ही सिंपल सरल तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने नेशनल इनकम निकाल लिया, समझ में आ रहा है। तो आपका जो भी नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा रहे हैं, क्योंकि वो आपका कोई भी योगदान नहीं है प्रोडक्शन में, उसको आपको घटाना ही पड़ेगा। और चूंकि सब्सिडी आपने दे करके माइनस किया था, आप उसको जोड़िएगा। फर्टिलाइजर का बोरा का एग्जांपल लीजिए फिर से, आपने उस फर्टिलाइजर के बोरे पे जो टैक्स लगाया वो कोई प्रोडक्शन का पार्ट था, तो उसको आपको घटाना पड़ेगा ना, आपके टैक्स से तो उसका दाम बढ़ा था 20 रुपए, अरे जितना भी 5 रुपए या 20 रुपए मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने टैक्स लगाकर उसका दाम बढ़ाया था, और सब्सिडी देकर उसका दाम घटा दिया था, तो सब्सिडी आपको जोड़ना पड़ेगा बेसिक प्राइस में।
तो ऐसे जो है हम अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब पर कैपिटा इनकम सिंपल क्या है कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने निकाला और उसमें हमने पॉपुलेशन से माइनस कर, में डिप्रिसिएशन हम नहीं अकाउंट करते हैं पर कैपिटा इनकम निकालने में, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। पीपीएससी आपसे इनके थोड़े बहुत यही सब फॉर्मूले पूछ सकता है कि भाई जीडीपी है उसमें क्या माइनस करेंगे कि आपका क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और उसमें फिर क्या आप जोड़िएगा घटाइएगा, ये पूछ सकता है, तो आपको जोड़ना है घटाना ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये सभी चीजें आपको ऑफकोर्स स्लाइड में मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आप समझिए चल क्या रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं अपना, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला जो जीडीपी है वो ब्लैक मनी को अकाउंट नहीं करता है। ब्लैक मनी क्या होता है भाई? ब्लैक मनी आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार को आपको देना होता है ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, सरकार उसको विकास वाली चीजों पे खर्च कर सके। जो रोडवे, फ्लाईओवर आप देखते हैं, पब्लिक एमिनिटीज देखते हैं, तो ये सभी जो है आपके ही टैक्स के पैसे से तो बनाती है सरकार। और जब आप उस पैसे को इलीगल तरीके से बचा ले जाते हैं उसी को हम बोलते हैं काला धन। इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या ले आते हैं हम लोग? डिमोनेटाइजेशन, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी ब्लैक मनी यही कह रहा है कि जनरेट होता है एक तो स्मगलिंग से या अनरिपोर्टेड इनकम। आप अपनी क्या करते हैं, आय छुपा लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो उससे आपका ब्लैक मनी जो है वो आ रहा है। और इसके चलते एक पैरेलल इकोनॉमी जो है क्रिएट होती है। सरकार जो है वो उसको लग रहा है कि देश में इतना ही पैसा जो है वो टैक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो इसी के आधार पर हम विकास करेंगे। लेकिन एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्लैक मनी की, उसके चलते काफी ज्यादा हिंड्रेंस होता है डेवलपमेंट। और वो जीडीपी चूंकि अकाउंट नहीं करता है, तो हमें एक्चुअल में हमारे इकोनॉमी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो समझ में, अरे मेन मकसद क्या था? ग्रोथ को जानना, गोल्स को अचीव करना, जो मैं बता रहा था आपको। तो ब्लैक मनी आपने अकाउंट नहीं किया और ब्लैक मनी मान लो आपके इकोनॉमी का एक हिस्सा है, तो फिर आपको आइडिया कहां मिला? आगे देखिए कि भाई क्योंकि क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो काफी अच्छा नहीं है जो हम कलेक्ट करते हैं। और इसलिए नहीं है कि भाई जैसे कि इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा हो गया, पॉवर्टी वाला डेटा हो गया, इनइक्वालिटी वाला डेटा हो गया, इसको भी बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं करता है। हार्डकोर देखता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आप कह सकते हैं कि जो है सर्विसेज बेचे जा रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इकोनॉमी में जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा इनके पास नहीं है इस जीडीपी कैलकुलेशन में, कि हमने ग्रोथ तो किया लेकिन इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया। हमने ग्रोथ तो किया लेकिन इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी है। हमने ग्रोथ तो किया लेकिन पॉवर्टी अभी भी प्रिवेलेंट कितनी है। तो ये सभी बातें जो है नहीं कवर कर पाते, ठीक है। जैसा कि मैं फॉर्मूले में बता भी रहा था, ये सब नहीं था, और से देखिए। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, कि ग्रोथ तो हमने किया लेकिन वो ग्रोथ आखिर कैसा हुआ ये भी नहीं बता पाता है। जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है अच्छा है, मान लो आपका 10% है, लेकिन आप जॉब नहीं दे पा रहे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी का आपका बहुत ही रफ्तार से भाग रहा है, का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन आप पॉवर्टी एलिवेट नहीं कर पा रहे हो, इनइक्वालिटी को जो है वो उस गैप को नहीं भर पा रहे हो, तो वो क्वालिटी ग्रोथ आपका नहीं। इनइक्वालिटी का मतलब यहां पे ये है कि अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा विकास का है वो एक सर्टेन लिमिटेड सेक्शन के पास ही जा रहा है, आपका बॉटम जो सेक्शन है वो अभी भी परेशान है, तो वो है आपका क्वालिटी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए कि भाई अब ये आपसे पूछेगा, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं कि भाई मेथडोलॉजीज क्या क्या हैं, जो कि नई सीरीज आई थी अपनी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी कि भाई ऐसे जो है जीडीपी कैलकुलेशन होगा। उसमें देखिए कि भाई सीएसओ आया एक, ठीक है, यह जो है एक नई सीरीज के साथ आया। 2011-12 को जो है क्या माना, बेस ईयर माना। अरे आप ग्रोथ देखिएगा तो पहले पता तो करिएगा किस हिसाब से देख रहे हैं। 2010 में मान लो कि 100 रुपए की इकोनॉमी थी सिंपल,
अब मान लो कि 2010 को आपने बेस ईयर माना, यहाँ पे चलिए 2011-12 यही मैं बोल देता हूँ। 2011-12 में 100 रुपए की इकॉनमी थी, आज हम 2023 में है, अभी हमारा इकॉनमी 120 रुपए है, तो कितना का ग्रोथ हुआ टोटल? 20 रुपए का हुआ, लेकिन साल कितना हुआ? ऑलमोस्ट 10 साल, 11 साल, तो उसको आप डिवाइड कीजिए, वही आपका ग्रोथ रेट होगा, एवरेज ग्रोथ रेट। तो जो बेस ईयर है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है। या 100 रुपए उस समय था, 2023 में इतना है, तो हम देख लेंगे कितना हो रहा है ग्रोथ। तो बेस ईयर इसलिए जो है हमें मानना एक जरूरी होता है कि भाई साइज ऑफ इकोनॉमी हमें मानना है, तो कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो आप रखिएगा। इसके बाद से एक MCA 21 आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये लेकर के आई थी, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलता है, ठीक है, इवन स्मॉल फॉर्म का भी, छोटे छोटे फॉर्म का भी। अभी हम उठा तो रहे थे जो एक्सपेंडिचर मेथड, आप याद कीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड में हम यही तो देख रहे थे कि भाई फॉर्म जो है कितना खर्च कर रही है पेमेंट्स में, इन सब चीजों में। तो उसमें अगर आप डेटा उठाइएगा, MCA 21 एक रिकॉर्ड, बस ऐसे समझिए कि इस नई सीरीज में MCA 21 एक रिकॉर्ड दान करती है, मेनली कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है रिकॉर्ड देती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे फॉर्म को भी शामिल करते हैं, ताकि एक एक्यूरेट डेटा मिल पाए इकोनॉमी का, ठीक है, सिंपल। इसके पहले जो है RBI वगैरह इसके लिए डिसीजन लेती थी। बहुत देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि MCA 21 अगर पूछेगा तो आपको बस बताना है कि GDP कैलकुलेशन में यूज होता है। बेस ईयर पूछेगा तो भाई 2011-12 अपना बेस ईयर, ठीक है। CSO जो है कैलकुलेट करता है, आपको मालूम ही है, नए सीरीज के साथ आया था। ये आपसे पूछ सकता है कि नए सीरीज के साथ कौन आया, तो CSO आया, ठीक है। अभी स्टेटस क्या है ये देखिए गौर से। तो भाई अगर 2022-23 की हम बात करें, तो जो नॉमिनल GDP है, नॉमिनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी क्या है मार्केट प्राइस के हिसाब से, अभी क्या है, वो बेस वाला नहीं, अभी क्या है, वो कितना है अभी अपना 273.08 लाख करोड़ है। और जो रियल GDP है, ऑफ कोर्स अब आएगा बेस ईयर, वो कितना है भाई 157.60 लाख करोड़। अब समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट प्राइस की अगर बात की जाए तो GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वो वाला मेथड, उसमें हम कहाँ पे हैं भाई 145.18 लाख करोड़, और करंट प्राइस के हिसाब से 247.26। तो सिंपल से ये आपको डेटा है। अभी मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब लेकर के आऊंगा तो ऑफकोर्स ये सारे डेटा जो है क्लियर किए जाएंगे, लेकिन अभी बस आप ये याद रखिए कि भाई स्टेटस क्या है। अब देखिए आपसे BPSC पूछेगा क्या प्रीलिम्स में, जरा गौर से समझिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसमें। सबसे पहले अब आपसे क्वेश्चन, जितना मैं ये रामायण महाभारत बताया, GDP और GNP और ये सभी चीजें बता रहा था, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। पूछेगा आपसे क्या पहला क्वेश्चन कि भाई ADB ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या डिसाइड किया है ग्रोथ रेट दिया गया, सिंपल। अब आपको ये GDP GNP थोड़ी याद करना, आपको तो वो डेटा याद करना है कि भाई 6.4% किया है, 6.5% किया है। पहला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा, अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इसको पूछना होगा तो सिंपल पूछेगा कि भाई GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, आप माइनस कीजिए, आपको प्लस कीजिए, सॉरी, मिल जाएगा, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है आपको, बस वो स्लाइड जैसे ही मिलेगा टेलीग्राम पे आप देख लीजिए। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं बताया था जैसे कि कोई भी सामान है उसको जब आप इस्तेमाल कीजिएगा उसका वियर एंड टीयर होगा, ये डिप्रिसिएशन है। और वो क्या करता है, वैल्यू को घटाता है, हमेशा याद रखिए। नेशनल इनकम आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या है, तो नेशनल इनकम का हमने फॉर्मूला देखा था, वो आप देख लीजिए स्लाइड में, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो वो भी हमने फॉर्मूले में दे दिया था, वो भी आप देख लीजिए। एक और क्वेश्चन पूछता है BPSC कि बढ़िया इंडिकेटर कौन सा है डेवलपमेंट को मापने का, क्या GDP एक बढ़िया इंडिकेटर है या पर कैपिटा इनकम है, तो ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिए। पर कैपिटा इनकम इसलिए है क्योंकि उससे आपको थोड़ा बहुत अच्छा फिगर देखने को मिलता है कि हाँ एक आदमी के पास कितना पैसा है, बजाय इसके कि पूरे इकोनॉमी में कितना पैसा है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब हमने UK को पीछे छोड़ा, 5वें स्थान पे जब हम आए,
उस समय पे ये काफ़ी ऑफ कोर्स काबिल तारीफ था कि हम आ गए, एक समय पे हम गुलाम थे उस देश के। लेकिन अभी भी आप गौर से देखिए तो पर कैपिटा इनकम ऑफ यूके और इंडिया में काफ़ी बड़ा गैप है, और इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि चूंकि हमारा आबादी ज़्यादा है तो अपनी जीडीपी भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। 3-4 ट्रिलियन डॉलर से कुछ नहीं होने वाला है ना जी, इतना ही तो है, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होंगे अभी हम। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी क्रूशियल फैक्टर है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा जब हम लोग डेवलपमेंट वगैरह पढ़ लेंगे, उसमें पर कैपिटा इनकम डालेगा, फिर डालेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एक पैरामीटर है, तो ऑफकोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा पैरामीटर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम से। तो जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस सेक्शन से आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा बीपीएस। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हमने समझा कि भाई इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो आखिर क्रूशियल क्यों है नापना। इसके अलावा हमने देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सभी चीज़ें देखी, नेशनल इनकम ये क्या होती है, हमने काफ़ी एक तरह से सीरियल वाइज समझा कि हाँ चलो ये निकला ऐसे तो ये निकला ऐसे। डिप्रिसिएशन वगैरह भी हमने समझा। आपको क्या करना है आज कि जा करके थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं बीपीएससी के इस सेक्शन से और देखना है कि हाँ आप कंफर्टेबल है कि नहीं क्वेश्चन लगा कर। आप कमेंट सेक्शन में हमें और भी बताइए कि कोई भी हम सेक्शन अगर कवर कर रहे हैं तो उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्लाइड्स बन गई हैं लेकिन आगे की स्लाइड्स जो है हिंदी में आए। और चूंकि हम लोग पढ़ा तो बाईलिंगुअल ही ऑफ कोर्स रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको जो है हम आपको हिंदी में डिलीवर कर सकें। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही जो मीडिया ऑफ स्टूडेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों का ही काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हिंदी में स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से इंश्योर करेंगे कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाए, तो हिंदी वालों के लिए वो स्लाइड्स हिंदी में मिल जाएंगे, आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स लेक्चर तो बाईलिंगुअल पढ़ा ही रहे हैं हम लोग, तो कोई भी घबराने की आप लोग जरूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को आप लाइक करिए, लाइक करना काफ़ी आवश्यक है ताकि हम भी थोड़े मोटिवेटेड रहें। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो सके। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।